हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम दो यूनिट को कंसीडर किया है, यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 जो आपका है वो बेसिक आपका यूनिट था, जिसके अंदर प्रिकॉशन से रिलेटेड या बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ था। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले के सालों के अंदर पूछा गया है, यानी लगभग जितना क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट चांस भी है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो हम डिफरेंट क्वेश्चन बैंक का कंसीडर किया है, यानी आपका आदित्य हो या वेनस हो या जो भी आपका 2018 है, 19 है, 20 है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन सारे क्वेश्चन बैंक से हमने कंसीडर करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है यूनिट 1 के अंदर वो कौन सा है? टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक हम लोग क्या करते हैं, आग को क्लासीफाई करते हैं, यानी आग आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह से आग को क्लासीफाई किया जाता है। नॉर्मल जो ऑर्डिनरी चीज़ है, लकड़ी है, कपड़ा है, इसका आग को अलग कैटेगरी में रखा गया है। पेट्रोलियम के आग को अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आग लगता है उसको अलग कैटेगरी में, तो आग को अलग कैटेगरी में बांटा गया। उसी के अनुसार हम लोग आग बुझाने के लिए यंत्र का यूज करते हैं, उपकरण का यूज करते हैं, उसी को फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, या यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पूछा जाएगा। तो आपको डिफरेंट जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, CT4 का यूज होता है। इसके अलावा आपका CO2 का भी यूज होता है, पाउडर टाइप का भी यूज होता है, वाटर फिल फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, उसको आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया है वो है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन किसको कहते हैं? जब किसी को शॉक लग जाए, इलेक्ट्रिकल झटका लग जाए, जिसकी वजह से सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगे, तो हम लोग कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से मानवकृत हम लोग क्या करते हैं, उसको श्वसन क्रिया, सांस दिलाने का प्रयास करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेथड कहते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट मेथड होता है, जैसे आपका शैफर मेथड होता है, माउथ टू माउथ मेथड होता है, सिल्वेस्टर मेथड होता है। तो डिफरेंट मेथड होता है जिसकी सहायता से हम लोग पेशेंट को जो है सांस दिलाने का प्रयास करते हैं। और वो मेथड जो है डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है या उसी को हम लोग बोलते हैं विक्टिम, वो उस विक्टिम को चोट कहाँ पर लगा है। तो अगर विक्टिम पूरी तरह से घायल है तो आप सिल्वेस्टर या शैफर मेथड का यूज न करके कौन सा मेथड यूज किया जाता है? माउथ टू माउथ मेथड, जिसमें डायरेक्ट आप अपने मुंह से उस पेशेंट के मुंह में सांस भरेंगे, एयर को भरेंगे और फिर अपने मुंह को हटाएंगे तो सांस बाहर आएगा। इस तरह से आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस करना होता है जब तक कि वो सांस जो है फिर से वो क्या हो जाए, नेचुरल ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं हो जाए। तो इस तरह का मेथड जिसमें आर्टिफिशियली मैनुअल तौर से आदमी के द्वारा सांस दिलाया जाता है उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेथड कहते हैं, जिसका डिफरेंट मेथड तरीका होता है। तीसरा क्वेश्चन जो लिया गया है कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, यानी इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने का क्या क्या कारण है, या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का मतलब क्या हो, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगना। तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक तो डायरेक्ट कोई आदमी जाकर लाइव वायर को छू देगा तो शॉक लगेगा, या लाइव वायर को नहीं छू रहा है लेकिन किसी डिफेक्टिव मशीन पर काम कर रहा है तो उस मशीन का इंसुलेशन फेलियर हो गया तो शॉक लगेगा, या आदमी को उतना नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको शॉक लगेगा, या उसने जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करना था, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना था, वो इंसुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है, मेटल वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया तो शॉक लग जाएगा, या भीगे हुए बदन से काम कर रहा है तो शॉक लगेगा। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है जिससे उसको शॉक लग सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हैपन हो सकता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो इसको आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, यानी इलेक्ट्रिकल फायर
आग लगने की संभावना या चांसेस किन किन कारणवश हो सकती है। तो इसमें भी डिफरेंट रीज़न है, जैसे आपका शॉर्ट सर्किट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आग जो लगेगा वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगता है, या इसके अलावा और भी बहुत सारा रीज़न है जिससे आग लग सकता है। जैसे आपका कॉन्टैक्ट आपने बनाया, कहीं पर ज्वाइंट बनाया और वो ज्वाइंट आपने सही से नहीं बनाया, लूज कनेक्शन किया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, और आग लगेगा। या फ्यूज़ आपने लगाया सर्किट में लेकिन फ्यूज़ सही रेटिंग का नहीं लगाया, आपके घर का रेटिंग 5 एम्पियर था, आप 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगाइएगा तो वो हीट होकर मेल्ट होगा, गलेगा और वहाँ पर आग लग सकता है। इसी तरह कहीं पर जो सॉकेट था या लूज कॉन्टैक्ट था, वहाँ पर आपने क्या कर दिया है, कोई ज्वलनशील पदार्थ रख दिया, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या इसी तरह का और कोई चीज़ रख दिया तो उससे आग लग सकता है। तो बहुत सारा रीज़न है जिससे इलेक्ट्रिकल फायर लग सकता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा बहुत हिंट्स आपको दे दिया है, बाकी नोट्स से थ्योरी से आप पढ़ सकते हैं, लेक्चर और वीडियो सारा चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, ऑफलाइन क्लास के अंदर भी डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंसीडर किया है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड इट्स ट्रीटमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या होगा और उसका ट्रीटमेंट, हम लोग किसी को शॉक झटका लग गया तो उसका हम लोग क्या उपाय करेंगे, इलाज करेंगे, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिकल शॉक किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी सेविरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक कितना कम या ज़्यादा लगेगा, किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो वो बहुत सारा फैक्टर होता है, जैसे आपका करंट या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी, इन सारे का मैग्नीट्यूड कितना है, या आपका कांटेक्ट जो आपने किया वो कांटेक्ट कितना आपने हेवी कांटेक्ट बनाया, कितना कस के पकड़ा है कंडक्टिंग मटेरियल को, उस पर डिपेंड करेगा। या आपका कंडक्टर जो था वो बॉडी के किस पार्ट से टच किया है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलिए कि कोई पर्सन है, अगर इस पर्सन ने हाथ से टच किया है किसी कंडक्टर को तो इसको शॉक लगने का चांस या इसके डेथ होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि करंट कहाँ से, इसके हर्ट से, सीना से होकर गुजरेगा और इसके पैर से होता हुआ अर्थ में जाएगा, तो इसके डेथ होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन वही कोई पर्सन है जिसके पैर में कंडक्टर टच हुआ है तो यहाँ से करंट जाएगा और इसके पैर से होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो इसको शॉक लगने का यानी सेविरिटी ऑफ शॉक जो है, यानी झटका जो इसको लगेगा वो कम लगेगा या इसके डेथ होने का चांस कम होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि डीसी एंड एसी सप्लाई में कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, तो सब कोई डायरेक्टली क्या बोलते हैं हम लोग कि डीसी ज़्यादा डेंजर मानते, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि डीसी ज़्यादा डेंजर है, खतरनाक है, ये सही नहीं है, बल्कि हमको वहाँ पर बहुत सारा फैक्टर या उसका मैग्नीट्यूड भी देखना होगा। तो अगर आपको बोले हम कि घर के अंदर आपका इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, वो इन्वर्टर बैटरी से किसी को झटका लगा यानी डीसी झटका लगा, और एक पर्सन है जिसको ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 133 केवी का झटका लगा, तो आप अब बताइए कि एसी खतरनाक झटका होगा या उसके लिए डीसी खतरनाक होगा। तो ऑब्वियस बात है कि ट्रांसमिशन का वोल्टेज बहुत हाई है तो वहाँ पर जो शॉक होगा वो बहुत हेवी होगा, उसके डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी और एसी में बात करें तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी हमको देखना पड़ेगा कि डीसी या एसी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो नॉर्मल जो डीसी रहता है वो आपका वोल्टेज रेटिंग उसकी कम होती है, लेकिन एसी आपका ज़्यादा होता है। घर के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, और बाकी आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में बात करें तो वहाँ पर तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप बैटरी की बात करें तो बैटरी आपका 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 15, तो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डीसी और एसी का मैग्नीट्यूड जब सेम रहेगा, यानी डीसी भी 5 वोल्ट का और एसी भी 5 वोल्ट का है, तब वहाँ पर हम बोलेंगे कि डीसी का झटका ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीसी के अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसमें जीरो टर्म नहीं आता है, जबकि एसी में कितना भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जीरो टर्म आता है। तो जब जीरो होगा तो वहाँ पर कंडक्टर से जो पर्सन उसका संपर्क छूट जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डीसी आदमी को पकड़ लेता है और एसी छोड़ देता है। क्यों होता है ऐसा? तो डीसी के अंदर 0 पॉइंट नहीं होता है, जबकि एसी के अंदर नेचुरल 0 होता है, उस 0 पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये सारा आपका बेसिक से था, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लेगा अच्छे से तो ज़्यादा भारी चीज़ है नहीं है। दूसरा जो यूनिट है वो है आपका मेंटेनेंस।
जिसके अंदर हम लोगों को दो टॉपिक है, एक टेस्टिंग के बारे में इंट्रोडक्शन और दूसरा मेंटेनेंस के बारे में इंट्रोडक्शन। यानी टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का इंट्रोडक्शन है जो कि आगे के चैप्टर के अंदर कवर कराया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। तो दो भाग में बांट दिया, यानी शुरू का जो 3 क्वेश्चन है वो आपका मेंटेनेंस से ले लिया, बाकी का 2 क्वेश्चन टेस्टिंग से लिया है, और ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मेंटेनेंस है वो 3 टाइप का मेंटेनेंस होता है। एक को हम रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं, दूसरे को प्रिवेंटिव और तीसरे को ब्रेक डाउन कहते हैं। तो पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब के अंदर। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी समझ में आ जाएगा, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी समझ में आ जाएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो आपसे प्रिवेंटिव पूछेगा तो भी आप लिख पाइएगा, ब्रेक डाउन पूछेगा तो भी लिख पाइएगा, दोनों के बीच में अंतर रहेगा तो भी लिख पाइएगा। तो थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसे मेंटेनेंस को कहते हैं जिस मेंटेनेंस की करने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो खराब होने से, डैमेज होने से, ब्रेक डाउन होने से बच जाता है, ऐसा मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जब कोई मशीन खराब हो जाता है, फेलवर हो जाता है, चाहे इलेक्ट्रिकल फेलवर हो या मैकेनिकल फेलवर हो, यानी वो काम करना जब बंद कर देता है, उसके बाद हम उसमें जो करेक्शन करते हैं, सुधार करते हैं, उसको बनाते हैं, तो वहां पर जो मेंटेनेंस का काम होगा उसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहेंगे। तो दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस लिखना है। ये आपसे सिर्फ प्रिवेंटिव पूछेगा तो भी आपको एक्सप्लेन करना है, ब्रेक डाउन पूछेगा तो भी एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है फैक्टर इफेक्टिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब चूंकि मेंटेनेंस के अंदर रूटीन, प्रिवेंटिव और ब्रेक डाउन, ये तीनों के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, क्योंकि इसी की वजह से मशीन क्या होगा, आपका फेलवर होने से बचेगा। ब्रेक डाउन के अंदर तो मशीन फेलवर हो गया है तब काम कर रहे हैं, और जो रूटीन मेंटेनेंस है उसके अंदर साधारण काम यानी साफ सफाई का सिंपल वर्क किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फैक्टर इफेक्टिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी किन कारणवश प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रभावित हो जाएगा। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी शेड्यूल बनाकर, समय बनाकर कर रहे थे कि अगले महीना में इतना तारीख को हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर मशीन इस तरह से कंजस्टेड रखा हुआ था, यानी जगह नहीं था, हमको जगह काम करने में नहीं बना, उसकी वजह से हम उस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर पाए। यानी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर लोकेशन, जगह भी होना चाहिए। दूसरा आपका, अगर मान के चलिए हम मेंटेनेंस करना चाह रहे थे, लेकिन उसी समय उस इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा काम आ गया, यानी सीजनल काम आ गया। तो अगर काम ज़्यादा आएगा तो ऑनर क्या चाहेगा कि हमारा काम पहले हो, मेंटेनेंस का काम बाद में हो, तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहेगा क्योंकि डिमांड बढ़ा हुआ है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इफेक्टेड हो जाएगा, उसका समय बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर मान के चलिए हम काम करना चाह रहे थे, लेकिन सडनली क्या हो गया, हड़ताल हो गया है ना, किसी भी वजह से, जैसे अभी आपका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, हर इंडस्ट्री को प्राइवेट किया जा रहा है, तो हड़ताल कर रहा है वहां पर स्टाफ लोग, तो हड़ताल होने की वजह से भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा। महंगाई बढ़ना, तो बहुत सारा कारण हो सकता है जिससे स्टाफ लोग हड़ताल पर, स्ट्राइक पर जा सकता है, उस स्ट्राइक की वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इफेक्टेड होगा। या हो सकता है कि आपका जो मैनेजमेंट था वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, एक कंपनी ने अपने दूसरे ऑनर को अपना पूरा कंपनी बेच दिया, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इफेक्टेड होगा। यानी बहुत सारा रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कंसीडर किया, डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एलिमेंट क्या है, या इसका सब डिवीजन क्या है, या इसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर भी फिर प्रिवेंटिव के अंदर भी आपका रूटीन, ओवरहॉल, इस तरह से डिफरेंट मेंटेनेंस होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका मेंटेनेंस से हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। लास्ट का जो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंसीडर किया है वो आपका टेस्टिंग से रिलेटेड है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मेनली तौर से है। एक पहला है डिफरेंट आपका मेथड ऑफ टेस्टिंग। डिफरेंट मेथड ऑफ टेस्टिंग के अंदर आपका क्या होता है, सॉरी ये डिफरेंट टाइप है। डिफरेंट टाइप का मानने मतलब कितने कैटेगरी में हम लोग टेस्ट को बांट सकते हैं। तो 3 तरह से बांटा जाता है, एक रूटीन टेस्ट होता है, दूसरा टाइप टेस्ट होता है, और तीसरा स्पेशल टेस्ट होता है। रूटीन टेस्ट उस टेस्ट को कहते हैं जो कि ईच एंड एवरी मशीन को किया जाता है।
टाइप टेस्ट के अंदर हम लोग 100 में से 1-2 मशीन को करते हैं, यानी किसी भी पार्टिकुलर मशीन को टेस्ट किया जाता है। और स्पेशल टेस्ट जो होता है वो एक कस्टमर या आपका जो कंज्यूमर है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसके डिमांड के अनुसार किया जाता है, उसको स्पेशल टेस्ट कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ टेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंसीडर किया 5th नंबर, वो कौन सा, एक्सप्लेन द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रीजनरेटिव टेस्टिंग, या इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। डिफरेंट मेथड ऑफ टेस्टिंग, यानी डिफरेंट मेथड क्या है, तो 3 तरह से हम लोग मेथड के अपनाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा रीजनरेटिव टेस्टिंग होता है। डायरेक्ट मतलब किसी भी मशीन को हम लोग, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल लोड हो या मैकेनिकल लोड हो, हम लोग उसको क्या करें, डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मान के चलिए ट्रांसफार्मर है तो नो लोड या शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। और तीसरा जो होता है वो रीजनरेटिव टेस्टिंग होता है, जहां पर एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई को दूसरे को देकर चेक किया जाता है, तो उसको हम लोग रीजनरेटिव टेस्ट कहते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यूनिट 2 के अंदर बार बार प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। ये कम से कम इतना कर लीजिएगा, इसके अलावा आपके पास समय बचे तो और ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया और थोड़ा बहुत आपको हिंट्स भी मिल गया। मिलते हैं नए वीडियो में बाकी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।